नमस्कार दोस्तों। पिक्चर चालू करो बे। मुझे समझ में नहीं आता इतने दोगले प्रधानमंत्री को कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है। मतलब जनता से कहते हैं सोना मत खरीदो, विदेश घूमने मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, और खुद भाषण देने के अगले दिन जाकर मनोरंजन के लिए एक एयर शो देख रहे हैं। साहब क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो। जनता को कहते हैं पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदो, और खुद यहां पर 100 गाड़ियों की कॉन्वॉय चला रखी है। इनमें से कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां बता देना। मैं ये नहीं कह रहा कि सजेशंस गलत है, लेकिन एक लीडर का काम होता है लीड करना। मतलब जो दूसरों को कह रहे हो करने को, पहले खुद उन चीजों को करो। बात तो सही है। कम से कम अपने कॉन्वॉय में पहले इलेक्ट्रिक गाड़ियां चला लेते, कम से कम खुद से पहले वर्क फ्रॉम होम कर लेते, दूसरों को एडवाइस देने से पहले। और एडवाइस की टाइमिंग देखो दोस्तों, क्राइसिस तो 2 महीने से आई हुई है, जब से ईरान वॉर शुरू हुई है, लेकिन इनका मुंह तभी खुला है जब इलेक्शन रिजल्ट्स आ गए। अगर पहले बोल देते इलेक्शन के दौरान तो इन्हें डर था कि कुछ सीटें हार जाती। सही पकड़े हैं। क्या इस लेवल का सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा लीडर होना डिजर्व करता है? जब कहीं पर कुछ अच्छा होता है तो क्रेडिट लेने के लिए अपना चेहरा हर जगह चिपका देते हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही थोड़ी कठिनाइयां आई तो सारा काम जनता पर थोप दो। मैं तो निकला, एक्चुअली में निकल गए हैं अब ये अपने विदेश दौरे के लिए, यूरोप घूमने जा रहे हैं, लेकिन आप मत घूमने जाना। बंगाल से नाता जोड़ने के लिए इन्होंने कहा कि बचपन में ये कोलकाता की मेट्रो देखने आए थे। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। अच्छा। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? नरेंद्र मोदी ने एक बार ही कहा था भगवान बुद्ध के साथ इनका सुखद संबंध है। भगवान बुद्ध के साथ मेरा एक और संबंध भी है, जिसमें अद्भुत संयोग भी है और जो बहुत सुखद भी है। और एक बार इन्होंने कहा बोहरा मुसलमानों के साथ इनका पुराना रिश्ता है। साथियों, बोहरा समाज के साथ मेरा भी रिश्ता बहुत पुराना है। इतना ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इनका बहुत पुराना और आत्मीय नाता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है। एक बार इन्होंने कहा कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड इन्होंने आदिवासियों के बीच बिताया है। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। तो एक बार ही कहा बलिया के साथ भावुक रिश्ता है इनका। बलिया से मेरा एक भावुक रिश्ता। वाह। अपने भाषणों में नाता जोड़ने के लिए ये तक कहने लगे कि मैं अगला जन्म बंगाल में लूंगा। अगले जन्म में बंगाल की किसी माँ के गोद से पैदा होने वाला हूँ। वाह मोदी जी वाह। बात समझ रहे हो ना दोस्तों? वोट पाने के लिए जहां जो बोलना पड़े वो बोला जाता है। हर एक राज्य में एक इमोशनल कनेक्ट बनाने के लिए वहां के लोगों के साथ एक नाता निकल कर आ जाता है। 3 खबरें जो आपको न्यूज चैनल्स पर कहीं नहीं देखने को मिलेंगी। पहला, याद है पिछले साल कैसे छाती पीट पीट कर बताया जा रहा था जनता को कि इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, जापान को हमने पीछे छोड़ दिया है, देश विश्व गुरु बन गया है। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो। दुनिया की 4थी इकोनॉमी बने कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। हर जगह यही खबर चल रही थी, लेकिन आज इंडिया की रैंकिंग वापस नीचे गिर गई है। इंडिया 6th लार्जेस्ट हो गया है और ये कहीं आपको नहीं बताया जाएगा। बात तो सही है। इसके पीछे कारण है रुपये की तेजी से गिरती हुई वैल्यू। दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है, किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा। रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स में फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया से बाहर निकाल रहे हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। दूसरा, इस साल इंडिया की प्रेस फ्रीडम रैंकिंग और भी ज्यादा नीचे गिर गई है। पिछले साल इंडिया 151 रैंक पर था आउट ऑफ 180 कंट्रीज, इस साल 157 आउट ऑफ 180 पर गिर गया है। वाह मोदी जी वाह। हमारे देश में प्रेस फ्रीडम की इतनी बुरी हालत है कि अब हमारी रैंकिंग सारी नेबरिंग कंट्रीज, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, सबसे नीचे है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। तीसरा, इसी तरीके से वीडेम डेमोक्रेसी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 5 प्लेसेस इस साल और नीचे गिर गई है। अब हमारी रैंक है 105 आउट ऑफ 179 कंट्रीज, और यही इंडेक्स है जिसने इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी घोषित किया है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी वही हैं जो नाले से निकलने वाली गैस से चाय बनाने की बात करते हैं। कहते हैं कि पसीने से मुंह पोंछ लेता था तो ग्लो आ जाती थी।
अच्छा। कभी ये क्लाइमेट चेंज को डिनाई करते हैं कि गर्मी नहीं बढ़ रही बल्कि हमारी गर्मी सहने की शक्ति कम हो रही है, तो कभी ये बादलों से रेडार का सिग्नल रोकने की बात करते हैं। लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। एक तो जानते नहीं है, ऊपर से अहंकार इतना कि अपने अज्ञान का भी एहसास नहीं। एक दफा मोदी दूसरे देश में गए थे, वहां भारत का राष्ट्रीय गान चल रहा था और ये बीच में ही चलने लगे। ऐसी गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन बात मैं यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी की भी फनी क्लिप्स बहुत सारी हैं। दूसरों को पप्पू बोलने से पहले अपनी क्लिप्स पर नजर डाल लो। और अभी तो एक बहुत बेहतरीन मौका मिला है। हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों को एक 1-on-1 डिबेट के लिए इन्वाइट किया है। राहुल गांधी तो इस इन्विटेशन को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अभी भी चुप है। समझ रहे हो आप? अगर ऐसा होता है तो जनता के लिए भी एक बड़ा सीधा मौका होगा देखने का कि नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में से कौन ज्यादा समझदार है, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है और कौन ज्यादा केपेबल लीडर है देश के लिए। बात तो सही है। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर इस डिबेट से भागते हैं और जवाब ही नहीं देते तो समझ जाना कौन यहां पर बेहतर है। सितंबर 2019 में ह्यूस्टन में जाके प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, अब की बार ट्रंप सरकार। जूम करो। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump. अब की बार ट्रम्प सरकार। हालांकि ये बड़ी बेवकूफी वाली चीज की थी किसी दूसरे देश की इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करने की, क्योंकि यहां पर ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि अगर एक हेड ऑफ स्टेट दूसरे हेड ऑफ स्टेट से मिलता है तो इस बात को समझना चाहिए कि अगली बार उस देश में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की भी जीत हो सकती है। बात तो सही है। अगर ऐसा हो गया तो उस देश के रिश्ते खराब हो जाएंगे हमारे देश के साथ। लेकिन नहीं, इतनी समझदारी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे। और इतना ही नहीं, फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंडिया में एक भारी भरकम इवेंट करवाया गया, नमस्ते ट्रंप। नमस्ते ट्रम्प, इंडिया फ्रेंड, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। क्या फायदा हुआ इस सब नाटक का? जब जरूरत पड़ी तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को अब सपोर्ट भी नहीं किया। उल्टा पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अब स्पेशली व्हाइट हाउस में इनवाइट किया जा रहा है ट्रंप के द्वारा। शर्म करो। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था बराक ओबामा के लिए, लेकिन फिर भी ओबामा ने एक के बाद एक इंडिया के फेवर में स्टेटमेंट्स दी थी। ये सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों, आज के दिन इंडिया के फॉरेन पॉलिसी फेलियर का। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। क्या बात कर रहे हैं? पहले ये देखो। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 35 साल हो 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 इयर्स। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। ये फोटोज देखो उनकी, आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका में, हॉलीवुड के सामने, लंदन गए वो, मलेशिया गए। वाह मोदी जी वाह। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए की 2 डिग्रीज भी कर ली अलेजिडली। ये कैसे हो गया? आप ही बताओ दोस्तों। साल 1990 में डायकाम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि यूएस में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। बात तो सही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह क्या फकीरी है। आपने ऐड देखी है दोस्तों? मैंने
कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी पापा। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। बात तो सही है। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाकर। ये बात सरासर झूठ है, कोई वॉर नहीं रोकी गई। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने भी यही चीज कही थी। जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे उनकी कितनी मदद की गई उनसे खुद ही सुन लो। जुम करो जुम करो जुम करो। हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी। गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई अपना काम नहीं कर रही है। लेकिन आपको ब्रेन वॉश करने के लिए इनके बिकाऊ एंकरों ने बार बार क्या झूठ चलाया। भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इनके आईटी सेल, सोशल मीडिया, गोदी इन्फ्लुएंसर्स सब ने इस झूठ को बार बार दोहराया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? रविशंकर प्रसाद ने कहा 3 घंटे के लिए वॉर रुकी थी। राजनाथ सिंह ने कहा 4 से 5 घंटे के लिए। और अमित शाह के अनुसार तो ये वॉर 3 दिन के लिए रुक गई थी। कुछ इस तरीके से अपने फेलियर्स को भी अचीवमेंट्स की तरह दिखाया जा सकता है। सच क्या है यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारा मीडिया तो हमारी गोदी में बैठा है। बात तो सही है। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी हैं। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश की। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। अच्छा, 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का क्या? मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। क्या बात कर रहे हैं? मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। हैरान मत होना, कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री भी अपने भाषणों में जाकर कहने लगे, मेरी माताओं बहनों देखो, देश की माताओं बहनों और बेटियों से बात करने के लिए आया हूं। कैसे ये औरतों के खिलाफ हैं, आप लोगों का बिल नहीं पास होने देते। कांग्रेस और उसके साथियों ने महिलाओं से उनके अधिकार छीनकर ये लोग मेजे थपथपा रहे थे, संशोधन नहीं हो पाया। कैसे ऑपोजिशन ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पास नहीं होने दिया। ये नारी हित का प्रस्ताव गिरा तो कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, सपा जैसी परिवारवादी पार्टियां खुशी से तालियां बजा रही थी। लेकिन सच बात यह है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल तो 2023 में पास हो गया था 454:2 के वोट के साथ। तब किसी ने अपोज नहीं किया था उससे। असलियत में जो बिल नहीं पास हुआ ये एक डीलिमिटेशन बिल था, जिस पर वुमेन्स रिजर्वेशन का मुखौटा लगाया गया था। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में। एक तरफ तो शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं देश ने। बताया जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 धोती और 2 कुर्ते हुआ करते थे। कुर्ता फटकर इस्तेमाल करने लायक ना रहे तो उसे भी रुमाल बना लेते थे लाल बहादुर शास्त्री जी। बात तो सही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की यूएस विजिट की इन फोटोज को देखिए, एक दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं। द प्रिंट में लिखे गए इस आर्टिकल को देखिए, उत्तराखंड और हिमाचल जाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 8 घंटे में 4 बार कपड़े बदले। टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी गंगा आरती करने गए तब भी कपड़े बदलते जा रहे हैं। हुबली टाइम्स वालों ने तो इनकी फैंसी ड्रेस का एक पूरा कोलाज बना दिया। अच्छा। इंडिया टुडे ने भी इनकी 22 हेड गियर्स की कलेक्शन दिखाई है इस आर्टिकल में, और इस इंडियन एक्सप्रेस के कोलाज को भी देखिए। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दे रहे थे, देखिए जरा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है।
अच्छा। इसके अगले ही दिन 15 मई को अपने भाषण में देखो क्या बोलते हैं। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। वाह, मतलब क्या गजनी हो क्या? पहली चीज तो कांग्रेस कभी ऐसा नहीं चाहती थी, ये बात सरासर झूठ है। लेकिन दूसरी बात, क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया आपको? जब से राहुल गांधी ने डिबेट के लिए इनवाइट किया, टेंशन में आके मतलब हिल गए हो क्या? खुद के संकल्प नहीं याद रहते, एक दिन पहले लिए गए। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह न हम इस्लाम के विरोधी हैं, मुस्लिम लीग की छाप है, न हम मुसलमान के विरोधी हैं। ये आग लगाने वाले कौन हैं? उनके कपड़ों से ही पता चल जाता। ओ भैया धोखा। क्या ऐसा आदमी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए फिट भी है? आप ही बताओ दोस्तों। नहीं। व्हाट्सएप पर और गोदी मीडिया के जरिए आपको बार बार बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अच्छा, देखो वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। बात तो सही है, लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, कोई सेंस है इस बात का? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर पाए? महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में तो सब जानते हैं, क्या उन्होंने देश के लिए महान काम नहीं किया? बात तो सही है। आपने अगर रामलीला देखी है तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे सीता जी ने भी भगवान राम का साथ दिया वनवास में, और राम ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। सही बात। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक कैसी घटिया नारी विरोधी मानसिकता है, जहां आप औरत को एक अड़चन की तरह देखते हो, जहां आप पत्नी को छोड़ देने को एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हो। और केवल पत्नी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर भी व्हाट्सएप माफिया यही बात फैलाता है। अरे औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। क्या? अब प्रधानमंत्री मोदी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखिए जरा। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की वेडिंग रिसेप्शन में गए, उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस वीडियो को देखिए, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन पे जाकर उन्हें गुलाब दे रहे हैं। मलयालम एक्टर सुरेश गोपी की बेटी की शादी में गए। टाइम्स नाउ की एंकर नविका कुमार के बेटे की शादी में गए। मुकेश अंबानी ने हॉस्पिटल खोला तो वहां बधाई देने पहुंच गए। वाह! न्यूज आर्टिकल को भी देखिए, नरेंद्र मोदी ने गौतम अडानी के बेटे करण की ग्रैंड एंगेजमेंट सेरेमनी को भी अटेंड किया। वाह मोदी जी वाह! तो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अमीर सेठों की शादियों में जाने के लिए बहुत समय है इनके पास। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं है, इनकी मर्जी अगर ये जाना चाहें तो। लेकिन सवाल यहां पर ये, क्या केवल अपने भाइयों और परिवार को ही छोड़ना पड़ता है क्या देश के लिए? एबीसी के इस आर्टिकल को देखिए। अवनी दास रिपोर्ट करती हैं कि अक्टूबर 2023 में मोदी परिवार उनके भतीजे की शादी के लिए इकट्ठा हो रहा था, लेकिन एक इंसान वहां से गायब थे, नरेंद्र मोदी। आपने फोटोज और वीडियोस में जरूर देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी माता जी से मिलने जाया करते थे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कभी आपने नोटिस किया कि केवल वहां 3 लोग होते थे इस मुलाकात में? प्रधानमंत्री मोदी, उनकी माता जी और कैमरामैन।